प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हम आप लोगों को पहले संधि के बारे में बताए थे और आज समास के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो समास के बारे में पहले बता रहे हैं। देखिए समास किसे कहते हैं। समास देखिए, दो या अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए। यानी कोई दो वस्तुएं हों, उनको ऐसे मिला देना कि वो जो ज़्यादा बड़े हों वो छोटे हो जाएं, तो कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए। इसी संक्षेप की क्रिया को समास कहते हैं। यानी दो या अधिक पदों को, यानी दो पद भी हो सकते हैं, इससे अधिक 3 पद 4 पद या वो भी अधिक हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए। इसी संक्षेप की क्रिया को समास कहते हैं। क्या था? नराणाम पति है बराबर नरपति। तो देखिए नराणाम पति है, ये अलग अलग शब्द हैं, ये लंबे शब्द हैं, इनको संक्षेप में कर दिया गया तो ये नरपति हो गया। जबकि नरपति का भी वही अर्थ है जो नराणाम पति का भी अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए नराणाम पति का वही अर्थ है जो नरपति का है, किंतु नरपति आकार में छोटा है। अब देखिए ये नरपति जो है ये आकार में छोटा हो गया और नराणाम पति है आकार में बड़ा हो गया। इसलिए संक्षेप में करने की क्रिया को, संक्षेप में करने की प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। अब बच्चों देखिए समास के भेद। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। बच्चों समास के भेद के बारे में एक श्लोक भी कहा गया है कि द्वंद्व हम द्विगुणम मम गेहे नित्यम अव्ययीभावम अव्ययीभावः तत्पुरुष कर्मधारय येन स्यामहं बहुव्रीहि। द्वंद्व हम दो लोग हैं, यानी मैं और मेरी पत्नी, हम दो हैं। द्विगु हुआ, द्वि माने दो, गु माने गायें, दो गायें भी हमारे पास है। द्विगुरपि चाहम मम गेहे नित्यम अव्ययीभावः, लेकिन मेरे घर में हमेशा धन का अभाव रहता है। इसलिए तत्पुरुष माने इसलिए हे पुरुष कर्मधारय ऐसा कार्य करो, येन स्यामहं बहुव्रीहि, जिससे मैं बहुत बड़ा धन वाला बन जाऊं। तो इस प्रकार से समास के बारे में 6 समास के भेदों के बारे में एक श्लोक हुआ। अब समास के भेद देखिए 6 कौन कौन से भेद हैं। उनमें से पहला अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है और दूसरा पद गौड़ होता है। दूसरी समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है। पहला पद प्रधान न होकर के उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोहा भी ये कहा गया है, का से में को लोप हो पद उत्तर ही प्रधान, तत्पुरुष समास कहिए तहाँ जैसे धनाभिमान। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष्य का समास होता है, यानी विशेषण विशेष्यो कर्मधारय। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जहां पर वहां कर्मधारय समास होता है। चौथी समास है द्विगु समास, इसका संख्यावाचक शब्द के साथ समास। इसमें भी कहा गया है कि संख्यावाची प्रथम पद ले संज्ञा की आस, द्विगु समास कहिए तहाँ जैसे रस में खटरस का आभास। जैसे रस में 6 प्रकार के रस का आभास, तो यानी जिस शब्द में पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। अब 5वां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास के विषय में एक दोहा कहा गया है कि त्यागी शब्द के अर्थ को पद धारय जवान, चंद्रमौली चतुरानन बहुव्रीहि सो जान। यानी एक शब्द के दो शब्दों के अर्थ को, त्यागी शब्द के अर्थ को
दोनों शब्दों के अर्थ को त्याग करके पद धारे जवाब, जब नया पद धारण करने की बात आती है वहां पर बहुव्रीहि समास होती है। जैसे चंद्रमौलि चतुरानन, चंद्र मौले यस्य सा, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, या चतुरानन चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, यानी अन्य पद की प्रधानता जहां पर होती है वहां पर बहुव्रीहि समास होती है। अगला छठवां समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो इसमें भी एक दोहा कहा गया है, लोप रहे जब और का दो शब्दों के बीच, द्वंद्व समास कहिए तहां जैसे उत्तम नीच। उत्तम और नीच यानी दो शब्दों के बीच में यदि और शब्द छिपा रहे या चार शब्द छिपा रहे वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो दोनों पदों की इसमें प्रधानता होती है, यानी कोई एक पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। इस प्रकार बच्चों ये समास के 6 भेद हैं, जिसमें आप लोगों के कोर्स में समास के 3 भेद ही कक्षा 10 में है और 9 में बाकी 3 समास हैं। तो पहला समास जो है अव्ययी भाव समास। अब उन 6 भेदों में से पहला भेद जो है अव्ययी भाव समास, इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी ऐसा शब्द जिसमें पहला पद प्रधान हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसकी परिभाषा है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होते हैं। यानी जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी जैसे यहाँ पर है उपकृष्णम, उपकृष्णम, तो ये पहला वाला पद जो है वो प्रधान होता है। तो पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद, ये जो एक पद ये और दूसरा पद ये दोनों, यानी संपूर्ण पद जो है क्रिया विशेषण होकर के अव्यय की भांति प्रयुक्त होते हैं, वह अव्ययी भाव समास होता है। यानी पूरा अव्यय के तरह प्रयोग होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता, पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तथा जैसे ये पद है तो हर पद को नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयोग इनका किया जाता है, यानी अन्य विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि नपुंसक लिंग एक वचन में ये आखिरी वाला पद प्रयोग किया जाता है। तो समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। यथा है उपकूलम, कूलस्य समीपम, कूलस्य समीपम यानी किनारे के पास, यानी कोई नदी है जैसे तो उसके किनारे, उपकूलम, उप माने पास में, कूलम माने किनारे, यानी किनारे के पास में। तो यहाँ पर ये जो है ये विग्रह हो गया है और ये समस्त पद है। उपकूलम, उपकूलम, कूलस्य समीपम, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ। प्रतिदिनम, दिनम, दिनम, प्रति, ये विग्रह है और ये समस्त पद है। तो प्रतिदिनम, यहाँ पर ये देखिए दिनम में भी एक वचन का प्रयोग किया गया है, यहाँ कूलम में एक वचन का प्रयोग किया है, नपुंसक लिंग एक वचन, यहाँ पर गंगम में भी एक वचन नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इसमें समस्त पद में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। यथा योग्यम, योग्यम अनतिक्रम्य, योग्यता का अनतिक्रमण यानी अतिक्रमण न करना, योग्यम अनतिक्रम्य यानी योग्यता का अपने अतिक्रमण न करना, यानी यथा योग्य, योग्यता के अनुसार ही कार्य करना, योग्यता से विपरीत काम नहीं करना। उपगंगम, उपगंगम माने गंगा या समीपम माने गंगा के पास या गंगा के किनारे। बच्चों एक चीज और आपको बता दें कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग, यदि उपसर्ग से बने हुए कोई भी पद से बना हुआ कोई शब्द हो, कोई समस्त पद हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है।
अब देखिए, अब जो उपसर्ग होते हैं वो 22 उपसर्ग कहे गए हैं, जैसे प्रा, परा, आप, सम, आनु, आव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, आधि, यापि, नी, उत, आभि, प्रति, पारि, उप, सु, आदि। इतने ये उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग। और ये जैसे अव्यय, यथा, तथा, यदा, कदा, तदा, इस तरह के अव्यय होते हैं। तो यानी किसी भी शब्द में यदि पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो वहां पर बिना सोचे विचारे आप अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। जैसे प्रहार, प्रहार इसमें प्र उपसर्ग है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। इसमें पराधीन, इसमें भी पर उपसर्ग है, इसलिए इसमें भी अव्ययी भाव समास है। जैसे आजीवनम, आजीवनम इसमें आ उपसर्ग है, ये आ उपसर्ग है, इसलिए इसमें भी अव्ययी भाव समास है। जैसे अभी इधर उपगंगम, उप जो है वो भी उपगंगम, ये उपगंगम इसमें भी उपसर्ग है, इसलिए उपगंगम में भी अव्ययी समास है। ये प्रति है, जैसे प्रतिदिनम, इसमें प्रति जो है ये उपसर्ग है, इसलिए इसमें भी अव्ययी भाव समास है। अब जैसे ये अतिक्रमण, अतिक्रमण है, अतिक्रमण में भी, अतिक्रमण जैसे मान लिया है तो अतिक्रमण में भी अव्ययी भाव समास है। अब जैसे ये अव्यय है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति मन अतिक्रम में, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। तथा शक्ति, यदा, तदा, इस तरह से जितने भी शब्द जिनमें पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो वहां पर बिना सोचे विचारे अव्ययी भाव समास कह देना चाहिए। यानी अव्ययी भाव समास होता है तो इस परिभाषा के हिसाब से स्पष्ट है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होते हैं वह अव्ययी भाव समास होता है। समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे इनमें समस्त पद है तो उपकूलम, जैसे नपुंसक लिंग एक वचन में, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि रूप नपुंसक लिंग में चलता है, उसी प्रकार से उपकूलम, जैसे पुस्तकम, कूलम, प्रतिदिनम, इस तरह से यथा योग्यम, उपगंगम, ये सब नपुंसक लिंग एक वचन में बन जाता है समस्त पद बनने पर। इसलिए जहां पर पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो ऐसे सभी पदों में अव्ययी भाव समास होता है और इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद कल समास के अन्य भेदों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।